नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। आज की दो बड़ी खबरें। पहली खबर आप जानते ही हैं कि अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी की मौत के बाद आतंक के सबसे बड़े सरपरस्त पाकिस्तान से जुड़ा हुआ एक बड़ा खुलासा हुआ है और वो ये है कि पाकिस्तान ने पैसे लेकर जवाहिरी को मरवाया। पाकिस्तान से 1 महीने पहले ही अफगानिस्तान गया था जवाहिरी। सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि अल जवाहिरी को अजीज हक्कानी ने मई महीने में पाकिस्तान से काबुल में शिफ्ट करवाया था और आज अमेरिका का बड़ा निशाना अल जवाहिरी की मौत पर यह बड़ा खुलासा। पाकिस्तान ने पैसे लेकर अल जवाहिरी को मरवाया है और 1 महीने पहले ही पाकिस्तान गया था जवाहिरी। बालकनी में घूमते वक्त पहचान की गई। अजीज हक्कानी ने जवाहिरी को शिफ्ट करवाया था, पाकिस्तान से काबुल में शिफ्ट हुआ था 1 महीने पहले और अब जवाहिरी का खात्मा। पाकिस्तान ने पैसे लेकर जवाहिरी को मरवाया, ये बड़ा खुलासा इस समय एबीपी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं। और इसी खुलासे से जुड़ी दूसरी ब्रेकिंग न्यूज भी है कि अलकायदा के मुखिया अल जवाहिरी को मरवाने की खबर मिलने के बाद अलकायदा ने पाकिस्तान से बदला भी ले लिया है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए अलकायदा ने बदला लेने के लिए पाकिस्तान के कमांडर सरफराज का हेलीकॉप्टर उड़ा दिया है। बड़ी खबर इस समय की, पाकिस्तान के कमांडर सरफराज का हेलीकॉप्टर तालिबान के द्वारा उड़ा दिया गया है। सरफराज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का खास था। अलकायदा को ऐसा लगता है कि जवाहिरी की मौत में आईएसआई का हाथ। कल गायब हुआ था यह हेलीकॉप्टर और पाकिस्तानी कमांडर सरफराज की हत्या की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि अलकायदा ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। प्रणय हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। प्रणय, ये बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के कमांडर को मरवाने में अलकायदा का हाथ है। कैसे समझे इस खबर को? इसका मतलब अलकायदा ये मान के बैठा हुआ है कि अल जवाहिरी की मौत के पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। देखिए, बहुत सारे डॉट्स को अगर कनेक्ट किया जाए तो कुछ इस तरीके की तस्वीर उभरती है शोभना, क्योंकि 31 जुलाई की सुबह यह घटना होती है, यानी स्ट्राइक होती है 6:18 पे काबुल में। और उसके बाद आप देखिए 2 अगस्त तक एक साइलेंस रहता है। 2 अगस्त की सुबह भारतीय समय के अनुसार करीब 5-5:15 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति आते हैं और इस ऑपरेशन की घोषणा करते हैं। इस दौरान इस पूरे इलाके के अंदर क्या हुआ? इस इलाके में एक बड़ी घटना हुई। कोर कमांडर लेवल का एक अधिकारी जिस हेलीकॉप्टर में सवार था वो अचानक से लापता हो जाता है। बलूचिस्तान के इलाके में होता है। ये वो इलाका है जो कि अफगानिस्तान से भी लगा हुआ है, वहां से भी सटा हुआ है। और ऐसे में क्योंकि इस पूरे इलाके में अगर आप फाटा के रीजन की बात करें, जो ट्राइबल एरिया है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से लगा हुआ अफगानिस्तान का इलाका है, इस पूरे इलाके के अंदर कबीलाई हैं जहां पर अलकायदा का भी नेटवर्क है। और इन तमाम तंजीमों, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में आपस में बहुत सारे तार जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि कहीं न कहीं इन दोनों घटनाओं के बीच में कोई रिश्ता है। हालांकि लगातार जिस तरीके से यह भी खबर आ रही है कि अल जवाहिरी को शिफ्ट करवाया गया, जिस जगह पे उसे रखाया गया वो काबुल का काफी हाई सिक्योरिटी एरिया है। उस दृष्टि से देखा जाए तो काफी हाई प्रोफाइल एरिया है, क्योंकि वहां काफी रिहायशी हैं और शहर नाव का इलाका है जहां कई मार्केट हैं काबुल के अंदर। और उस जगह पर अचानक 1 महीने पहले शिफ्ट किया जाता है। वहां उसका परिवार भी है और परिवार को पहले अलग निकाल लिया जाता है और निशाना बनवाया जाता है अल जवाहिरी को। और महज 2 स्ट्राइक के अंदर अल जवाहिरी का काम खत्म हो जाता है। तो इन तमाम चीजों को अगर डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा का अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत करना, अमेरिकी जनरल से बातचीत करना, पाकिस्तान में सत्ता का परिवर्तन होना, इन तमाम चीजों की एक सिलसिलेवार कड़ी नजर आती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के तार पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं। तो सवाल शोभना इस चीज को लेकर भी उठ रहा है कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए क्या पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया? हालांकि पाकिस्तान के सूत्रों ने इसका इनकार किया है, लेकिन संभावना अभी भी बरकरार है, क्योंकि अफगानिस्तान में एंटर करने के लिए, लैंडलॉक्ड कंट्री अफगानिस्तान, तो वहां एंट्री के लिए किसी न किसी की एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका को भी करना होगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा सस्पेंस। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि इस साजिश के पीछे पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया है। ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं एबीपी न्यूज के दर्शकों को। इस समय हम दिखा रहे हैं ये उस समय की तस्वीरें जब अल जवाहिरी को खत्म किया गया। अल जवाहिरी के ऊपर ये हमला हुआ, मिसाइल हमला, जिसमें अल जवाहिरी मारा गया। हालांकि बड़ा आतंकी ओसामा के बाद अल जवाहिरी अलकायदा में नंबर 2, ओसामा की डेथ के बाद ये नंबर 1 हो गया था और अलकायदा के संरक्षण में हमेशा ये रहा इतने दिनों तक हमला होने के बाद से। और आप देख सकते हैं
कि अब बड़ी खबर यह भी आ रही है कि तालिबान ने इस हमले का बदला लिया है। पाकिस्तानी आर्मी कमांडर को, उसके हेलीकॉप्टर को मार गिरा दिया है। प्रणय, मैं एक बार फिर आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, ये बड़ी खबर, अल जवाहिरी का मारा जाना, अमेरिका का बदला लेना 9/11 का, अफगानिस्तान में अलकायदा की मौजूदगी, अलकायदा का पाकिस्तानी कमांडर को मार देना। मेरे लिए इस खबर की अहमियत यह है कि मैं इसे हिंदुस्तान के नजरिए से समझूं। मैं ये समझूं कि अब आने वाले दिनों में भारत के लिए भारत की क्या रणनीति रह सकती है। आज अल जवाहिरी का मारा जाना, अमेरिका के द्वारा या पाकिस्तान के कमांडर को मारे जाना, भारत के परिप्रेक्ष्य में हम इसको कैसे समझें? देखिए, अगर भारत के नजरिए से देखा जाए तो जो अलर्ट्स इशू किए हैं भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने, भारत की खुफिया एजेंसियों से, उससे ये संकेत मिल जाते हैं कि भारत इस पूरे मामले को लेकर खासी सतर्कता बरत रहा है। देखिए, अगर किसी आतंकी संगठन का बड़ा सरगना मारा जाता है तो स्वाभाविक रूप से उस आतंकी संगठन से तार रखने वाले जो भी लोग हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, वो भी एक्टिव होंगे। कोशिश होगी कि जो नया लीडर या कोई नया चेहरा अगर उभरता है तो वो अपने आप को स्थापित करने के लिए किसी घटना को अंजाम दे सकता है। तो ऐसे में सतर्कता बरती जानी चाहिए, खासतौर पर ऐसे में जबकि भारत का स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत मना रहा है और यही वजह है कि भारत में अलर्ट जारी किया गया है। तमाम एजेंसी को कहा गया है कि इस घटनाक्रम के मद्देनजर भी खासी सतर्कता बरती जाए। दूसरी बात यह है कि इस पूरे इलाके के अंदर आतंकी तंजीमें, क्योंकि अलकायदा से ही रिश्ता लश्कर तैयबा का भी है, जैश ए मोहम्मद का भी है, ये वो संगठन हैं जो भारत के अंदर कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए कुख्यात रहे हैं। तो ऐसे में भारत को सतर्क रहना होगा। भारत के लिए बहुत सारी चिंताएं और चुनौतियां लगातार बरकरार रहती हैं और अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद भी ये देखना होगा कि क्या अलकायदा खत्म हो गया। अगर अलकायदा का पूरा नेटवर्क खत्म नहीं होता है तो ऐसे में तमाम देशों के लिए जो कि विकास चाहते हैं, शांति चाहते हैं, उनके लिए सवाल। बिल्कुल प्रणय उपाध्याय, आप बने रहिए। बड़ी जानकारी इस समय प्रणय उपाध्याय एबीपी न्यूज के दर्शकों को देते हुए कि जवाहिरी जरूर मारा गया लेकिन अलकायदा अभी भी भारत के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। 20 सालों से ज्यादा का वक्त जरूर लगा लेकिन अमेरिका ने 9/11 के दोनों मास्टरमाइंड का खात्मा कर अपना बदला आज पूरा कर लिया। 2011 में ओसामा के अंत के बाद से ही अमेरिका को अल जवाहिरी की तलाश थी। ये दो तस्वीरें आप देखिए, लेकिन वो अल जवाहिरी का सुराग नहीं लगा पा रहा था। आखिरकार 10 सालों से भी ज्यादा वक्त तक कोशिश के बाद अमेरिका को अल जवाहिरी का सुराग लगा। सटीक निशाने से अल जवाहिरी अपने घर में बैठे बैठे ही ढेर हो गया। 31 जुलाई को यह पता चल गया कि अल जवाहिरी काबुल के शेरपुर इलाके में एक घर के भीतर छुपा हुआ है और सुबह 6:18 पर अमेरिकी ड्रोन से हेलफायर जैसे सटीक मिसाइल को टारगेट की ओर हिट किया गया। अब समझिए कि अमेरिका को जवाहिरी के इस घर में होने का सुराग आखिर मिला कैसे। पता चला कि जवाहिरी काबुल में अपने परिवार से मिलने आने वाला था। यह सूचना मिली। जवाहिरी के ठिकाने का पता लगते ही जो बाइडेन ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की मंजूरी दे दी। पूरी सावधानी बरती गई ताकि हमले में आम नागरिक की जान ना जाए, कोई भी सिविलियन किसी भी तरीके से उसको नुकसान ना पहुंचे। और पूरी तैयारी के बाद एक हफ्ते पहले इस ऑपरेशन पर बाइडेन की फाइनल मोहर भी लग गई। मिशन सफल रहा, अल जवाहिरी मारा गया। अमेरिका ने 9/11 का बदला अल जवाहिरी की मौत के साथ पूरा किया। पहले ओसामा बिन लादेन और अब अल जवाहिरी। मैं प्रणय उपाध्याय का रुख करना चाहूंगी। प्रणय, वैसे तो देखिए किसी भी देश की टेरिटरी में जाकर इस तरीके का ऑपरेशन करने की इजाजत अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं देता है। तालिबान लगातार ये कह रहा है कि दोहा ट्रीटी का जो है वो उसका उल्लंघन किया गया अमेरिका के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं क्या अमेरिका ने पूरी दुनिया को आज अल जवाहिरी के खात्मे के साथ ये संदेश दे दिया कि अगर हमारे देश में कुछ करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और शायद ये संदेश देने में अमेरिका बहुत हद तक कामयाब इन आतंकी संगठनों को भी। बिल्कुल शोभना, आपने लगभग वही बात कही जो आज सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कही। उन्होंने यही कहा कि अमेरिका के खिलाफ हथियार उठाने वालों को, अमेरिका के खिलाफ हमले को अंजाम देने वालों को ये सीधा संदेश है कि वो कहीं भी हों, अमेरिका उनको ढूंढ निकालेगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। और जहां तक अफगानिस्तान में कार्रवाई का सवाल है, आपको याद होगा कि अमेरिका ने 9/11 के बाद भी जब अफगानिस्तान में कार्रवाई की थी तब भी अमेरिका ने यही कहा था कि आतंकवादियों का कोई मुल्क नहीं होता और आतंकवादी अगर या तो तालिबान कार्रवाई करता, नहीं तो हम ओसामा बिन लादेन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और यही वजह थी कि उसने
अफगानिस्तान में कदम रखा था। यह बात है सन 2002 की। लेकिन उसके बाद 20 साल बाद जब 2021 में अमेरिका वहां से वापस लौटा तो भी यह कहते हुए लौटा था, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 16 अगस्त 2021 का वो भाषण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि अमेरिका के पास ओवर द होराइजन ऑपरेशन की कैपेबिलिटीज हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम अफगानिस्तान में भी इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम देंगे। और एक साल बाद अमेरिका ने आज इस चीज को साबित कर दिया कि उसके पास न केवल वो क्षमताएं हैं बल्कि वो इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम भी दे सकता है, और अल जवाहिरी के खात्मे के साथ इस पर मुहर लगा दी गई। प्रणय, मैं आपके हर पॉइंट से सहमत हूं, मैं आपका विरोध नहीं कर रही हूं, लेकिन एक पक्ष मेरा भी, और मेरा पक्ष ये है कि क्या ये दादागिरी नहीं है? हालांकि तालिबान के लिए दादागिरी क्या, तालिबान तो आप जानते ही हैं क्या है, लेकिन ऐसे ही रूस जो है वो यूक्रेन में घुस गया, अमेरिका जो है दोहा ट्रीटी करता है, समझौता करता है, लेकिन उसके बाद घुसकर अल जवाहिरी का खात्मा कर देता है। कहीं ना कहीं ये जो वर्ल्ड पावर्स का रवैया है ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। उसमें मैं चीन को भी शामिल करना चाहूंगी ताइवान मुद्दे पर। प्रणय, शोभना, देखिए इसमें दो पैरेलल्स इस तरह से ड्रॉ इसलिए नहीं किए जा सकते क्योंकि तालिबान और अफगानिस्तान की स्थिति थोड़ी सी इस समय अलग है, क्योंकि तालिबान की सरकार को अमेरिका भी, जिसने उसके साथ डील की है दोहा में, वो भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता। इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं करता है क्योंकि जो शर्तें रखी गई थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है जिसके अंदर तालिबान को वो शर्तें पूरी करनी है जिससे कि वो वर्ल्ड कम्युनिटी या यूएन में जो उसकी पात्रता है उसके अनुसार वो काम कर सके ताकि उसका रिकॉग्निशन हो सके। भारत भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। लेकिन अफगानिस्तान के साथ बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन एड के रिश्ते हैं, मानवीय सहायता अफगान लोगों को पहुंचाने की कार्रवाई होती है। अब आतंकियों का जहां तक सवाल है, चूंकि आतंकवाद की पनाहगाह अफगानिस्तान को नहीं बनना चाहिए और इस मामले के ऊपर दुनिया के लगभग सभी देशों का एका है, और यही वजह है कि अगर काबुल में एक रिहायशी इलाके के अंदर अयमन अल जवाहिरी, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा जो सैंक्शन लिस्ट है उसके अंदर एक मोस्ट वांटेड आतंकी है, अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी है, और वो अगर छुप के वहां रह रहा है, उसको ढूंढ निकाला गया है, तो अमेरिका इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम देगा। लेकिन ठीक है प्रणय, मैं आपसे सहमत हूं, और क्योंकि वक्त मेरे पास इतना ही है, आप बने रहिए। बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर यह चर्चा कि क्या अमेरिका सुपर पावर एक आतंकवादी को मारने के लिए किसी के भी देश में इस तरीके का ऑपरेशन कर सकता है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस समय की, भारत में अलकायदा और उससे जुड़े आतंकी संगठनों का खतरा बढ़ गया है। खुफिया एजेंसियों ने इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट जारी किया है। जवाहिरी की मौत के बाद यह अलर्ट जारी किया गया है। अलकायदा के हमले का खतरा जो है वो भारत में भी बढ़ गया है। हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं, प्रणय उपाध्याय और नीरज राजपूत। प्रणय उपाध्याय हमें समझा रहे हैं कि इस पूरे ये जो जवाहिरी को मारा गया है, जो उसका खात्मा हुआ है, उसका भारत के लिए क्या मायने हैं। नीरज राजपूत, भारत में अलर्ट जारी किया गया है जवाहिरी के इस पूरे मामले को लेकर, कैसे समझे इसको हम? देखिए शोभना, जब भी कभी इस तरह की कोई घटना होती है, क्योंकि अलकायदा का हालांकि कोई डायरेक्ट लिंक हमने कभी देखा नहीं, इंडिया में देखा नहीं, जम्मू कश्मीर में भी हमने नहीं देखा। हालांकि उसकी एलिजेंस को लेकर, यानी उससे जुड़े हुए कुछ जो आतंकी संगठन थे, बहुत फ्रिंज एलिमेंट्स थे, फ्रिंज ग्रुप्स थे, जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि वो अलकायदा खुरासान या अलकायदा या साउथ इंडिया के ग्रुप बनाने की बात गई थी। लेकिन उनका बहुत ज्यादा हमने देखा नहीं, कोई उनका इम्पैक्ट यहाँ पे देखा नहीं, कोई उनकी कोई घटना कोई बहुत बड़ी नहीं की उन्होंने। इसके बावजूद भी हमने देखा क्योंकि उन्होंने अपने आप को कहा था, क्लियर किया था, इसलिए अलकायदा, क्योंकि वहां पर बड़ा नुकसान हुआ है अफगानिस्तान में, क्योंकि नंबर 1 माना जा रहा था उसामा बिन लादेन के बाद अल जवाहिरी को, अगर वो मारा गया है तो उसको लेकर अलकायदा अपने आप को कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करेगा कि वो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप है। तो उसके लिए ही इस तरह के अलर्ट जो है जारी किए जाते हैं। सेना और नीरज, आज एक ऐसी मिसाइल से हमला बोला गया अल जवाहिरी के ऊपर, जो अगर मैं कहूं, हालांकि आप तो रक्षा उसको कवर करते हैं, डिफेंस को, तो आप तो जानते हैं, लेकिन मेरे जैसे आदमी के लिए ये एक बड़ा नया शब्द होता है, हेलफायर R9X मिसाइल और ब्लेड्स वाली मिसाइल। अभी तक हमारे लिए तो मिसाइल का मतलब गोला बारूद ही था। इस मिसाइल को हम कैसे समझें? और टेक्नोलॉजी अब इतनी ऊपर जा चुकी है कि अगर इस तरीके की चीजें मानव गलत लोगों के हाथ में पड़ जाए तो पूरी मानव जाति के लिए भी खतरा हो सकता है। इसको ऐसे भी समझना होगा, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो। देखिए शुभना, ये जो हेलफायर मिसाइल है ये तो काफी सालों से इस्तेमाल हो रही है। भारत में भारतीय वायुसेना जब अपाचे हेलीकॉप्टर्स लिए थे, तब वो उसी हेलीकॉप्टर के साथ हेलफायर आई थी। मैंने खुद
जब इस पठानकोट एयरबेस पर अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इंडक्शन हुआ था, वहां पर पहली स्क्वाड्रन बनी थी। मैंने खुद इस हेलफायर मिसाइल को देखा था। इसके अलावा जो अभी हाल में रोमियो हेलीकॉप्टर्स आए हैं नौसेना के लिए, भारतीय नौसेना के लिए, अमेरिका से आए हैं, उनमें भी हेलफायर मिसाइल लगी हुई है। लेकिन ये जो हेलफायर मिसाइल है, ये एयर और नेवल वर्जन है। जो अमेरिका ने CIA ने, जो CIA उनकी खुद की एजेंसी है, उन्होंने जो टारगेट करने के लिए अल जवाहिरी को इस्तेमाल किया, वो इस हेलफायर मिसाइल का एक अलग वर्जन है, जिसे अभी तक सीक्रेट मिसाइल माना जाता था। बहुत से लोग इसको निंजा मिसाइल कहते थे। वो इसलिए क्योंकि जब पहले अफगानिस्तान में अमेरिका की CIA अपने ऑपरेशंस करती थी, तो जब हेलफायर मिसाइल से अटैक करती थी, तो होता क्या था, उसमें बारूद होता था, और बारूद से जब ये घर पर अटैक करते थे तो आसपास के घरों पर भी नुकसान होता था, सिविलियंस की भी डेथ होती थी। के बाद ये माना जाता है कि लॉकहीड मार्टिन जो हेलफायर मिसाइल बनाती है अमेरिका की, नीरज मैं आपके पास इस मिसाइल को तैयार किया। और फिलहाल के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि इस समय बड़ी जो तस्वीरें हैं वो हमें मिल रही हैं दिल्ली से। हेराल्ड हाउस के बाहर यूथ कांग्रेस का हो हल्ला हंगामा जारी है। ईडी की रेड साथ चल रही है हेराल्ड मामले में। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद हेराल्ड हाउस की ईडी की जो छापेमारी है उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। देश भर में 10 जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी है। ये नारेबाजी, ये हो हल्ला, ये हो हंगामा आप देख सकते हैं इस समय तस्वीरों में। हेराल्ड हाउस पर यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन, ईडी की उन कार्रवाई के खिलाफ 10 ठिकानों पर इस समय ईडी की रेड चल रही है। राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी, उसके बाद सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी और अब हेराल्ड मामले में ईडी की ताबड़तोड़ रेड 10 ठिकानों पर हेराल्ड के आज ईडी की रेड चल रही है। उसी को देखते हुए हेराल्ड हाउस के बाहर यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता एकत्रित हुए, नारेबाजी हो रही है, प्ले कार्ड्स ये हाथ में लिए हुए हैं। हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इन प्ले कार्ड्स पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस का जो गुस्सा है वो हेराल्ड हाउस के सामने पुलिस बल पर निकल रहा है। ईडी की रेड चल रही है। जैनेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, यूथ कांग्रेस का ये हो हल्ला, हो हंगामा, प्रदर्शन, ईडी की रेड चल रही है, इसी को लेकर बिल्कुल ईडी की कार्रवाई के खिलाफ न सिर्फ यूथ कांग्रेस बल्कि महिला कांग्रेस, NSUI, दिल्ली कांग्रेस के अलग अलग संगठनों के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हेराल्ड हाउस के सामने अंदर ईडी के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं और बाहर क्या तस्वीर है मेरे सहयोगी प्रवीण दीक्षित आपको दिखाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर हेराल्ड हाउस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। क्यों बौखलाए हुए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? आखिर ईडी अगर अपना काम कर रही है तो आप लोगों को क्या? देखिए, बौखलाहट तो मोदी सरकार को है, तभी तो ये कार्य कर रहे हैं। ईडी को पावर नहीं माना, लेकिन इतना मिसयूज, इतनी घबराहट, इतनी बौखलाहट, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति डर और बौखलाहट से जुड़ी हुई है। कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, बट बेजा इस्तेमाल सरकारी तंत्र कर रही है। सरकारी तंत्र का बेजा इस्तेमाल, ये आरोप है कांग्रेस का। और तस्वीरें प्रवीण जी जरा दिखाइए। हेराल्ड हाउस की जो सीढ़ियां हैं, ये पासपोर्ट ऑफिस भी है और हालांकि फिलहाल पासपोर्ट ऑफिस जो है कि बंद हो गया है क्योंकि शाम हो चुकी है। मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घुसने की कोशिश की, नारेबाजी लगातार चल रही है और काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। ईडी हाय हाय के, आप लोग अंदर कहां घुसने के? हम कुछ घुसने की कोशिश नहीं करते, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, अमृता धवन है दिल्ली महिला कांग्रेस। जैनेंद्र, इन प्ले कार्ड्स पर क्या लिखकर लाए हैं ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता? जानते हैं लगातार इस हैरेसमेंट को कंटिन्यू कर रही है गवर्नमेंट और ईडी उनके इशारे पर चल रही है। देखिए, जो तख्तियां हैं उन पर यही लिखा है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और जो कांग्रेस अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनकी तस्वीरों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ। और तानाशाही नहीं चलेगी, ईडी हाय हाय जैसे नारे ये लोग लगा रहे हैं। अगर आपके पास समय हो तो मैं कुछ और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। NSUI के अध्यक्ष नीरज कुंदन हमारे साथ हैं। नीरज, ये बताइए कि एजेंसी अपना काम कर रही है, आप लोग इस प्रदर्शन? एजेंसी काम खाली कांग्रेस के खिलाफ और उनके जो विपक्ष में नेता है उनके खिलाफ क्यों कर रही है? वही नेता जब भाजपा में चले जाते हैं तब एजेंसी क्यों खामोश हो जाती है? क्या अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं? हम दफ्तर के बाहर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम ये बताना चाहते हैं इस तानाशाही सरकार को कि ये लाख कोशिश कर ले, महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है
वो हम उसको उनसे भटकने नहीं देंगे। जैनेंद्र, इनसे पूछिए कि तो महंगाई और बेरोजगारी पर प्रदर्शन कीजिए ना। हेराल्ड हाउस के बाहर क्यों प्रदर्शन करने पहुंच गए? कार्यकर्ता वो काम करेगा। नीरज, हालांकि 5 तारीख को कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है महंगाई को लेकर, लेकिन हमारी एंकर शोभना जी, उनका सवाल है कि आप लोग महंगाई की दलील देते हैं कि महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ये कार्रवाई कर रही है, तो आप लोग महंगाई पर रोज प्रदर्शन क्यों नहीं करते? आप लोग क्यों ऑलरेडी 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन जो है वो कर रही है, परंतु जहां जहां पे गवर्नमेंट एजेंसियों को भाजपा यूज करेगी वहां पे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेगा। तो सुना शोभना, अपने पुलिस को यहाँ पर थोड़ी परेशानी हो रही है जिस तरीके से यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पर कई अखबारों के मुख्यालय भी है और यहाँ पर पुलिस के साथ कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं। नीरज कुंदन है एनएसयूआई के अध्यक्ष, जिनसे हम बात कर रहे थे, पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है और भिड़ते हुए नजर आ रहे कार्यकर्ता। तो हेराल्ड बिल्डिंग के सामने सुबह 10 बजे से छापेमारी चल रही है। 4 बजे के आसपास कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए और नारेबाजी कर रहे हैं और इनके हाथों में जो तख्तियां हैं उन पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीरें हैं और साथ ही ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ नारे लिखे हुए हैं कि ईडी की इस कार्रवाई से कांग्रेस डरने वाली नहीं है। जैनेंद्र, कार्यकर्ता चाहते क्या है? अगर प्रदर्शन करना है, अंदर रेड चल रही है, आप बैठ जाइए शांतिपूर्ण तरीके से। दिल्ली पुलिस के साथ इस तरीके की धक्का मुक्की, इसको ये तो गलत है ना, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, मेरे साथ एक महिला कांग्रेस की नेता है, इनसे पूछते हैं, ये बताइए कि आप लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन क्यों नहीं करते? अगर आप ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं तो शांति से प्रदर्शन क्यों नहीं, ये हंगामा क्यों? तो आपने भी देखा नहीं, हमने क्या मांग की? सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब क्या होता है? शांतिपूर्वक। हमारे दफ्तर में आके आप ताला लगा देंगे, हमारे दफ्तर में हमें नहीं घुसने देंगे, तो क्या दफ्तर बाहर नहीं निकलेंगे? ये तो आपका दफ्तर नहीं है। आराम से खड़े थे, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस का हाल देखा कितने बर्बरता से महिला से कर रही है, हम तो यहाँ खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। देखिए, जो कार्यकर्ता है, आप लोग शांतिपूर्वक भी प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन देखिए, हम शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, मगर नरेंद्र मोदी की पुलिस, इन्होंने हमारी शांति को भंग कर दिया है। मैं ये देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये देखिए। देखिए, तो पुलिस जो है वो प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश कर रही है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए हैं। ये जो आईटीओ चौराहे से सटा हुआ ये बहादुर शाह जफर मार्ग है, ये महत्वपूर्ण कार्यालय, यहाँ पर कई सारे प्रकाशन संस्थान है, कई अखबारों की बिल्डिंगें हैं और यहीं पर ये हेराल्ड हाउस है, जिसके 4थे माले पर नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है। जैनेंद्र, इस तरीके का जब प्रदर्शन होता है तो पुलिस की बसें आ जाती है, हिरासत में लेकर कार्यकर्ताओं को हटाया जाता है, क्या ऐसा कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, पुलिस को भी शायद अंदाजा नहीं था, क्योंकि 10 बजे से छापेमारी चल रही थी। कांग्रेस को रिएक्शन देने में 4 घंटे लग गए और प्रदर्शन को लेकर शायद पहले से कोई अलर्ट नहीं थी, पुलिस के पास कोई मैसेज नहीं था। जब कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं तो लोकल पुलिस जो है वो पहुंची है और उनके पास संसाधन भी नहीं है पर्याप्त इन लोगों को यहां से हटाने के। तो गाड़ियां यहां पर है नहीं, जो लोग हैं एक को पकड़ते हैं तो दूसरा नारेबाजी करने लगता है और इसी वजह से पुलिस ये कोशिश कर रही है कि हेराल्ड बिल्डिंग से दूर रहे कार्यकर्ता, क्योंकि ऊपर पूछताछ चल रही है। पुलिस को हो सकता है आशंका हो कि कार्यकर्ता जो है वो वहां तक जा सकते हैं जहां पर कि ईडी के अधिकारी मौजूद हैं, तो वहां कोई नारेबाजी कर सकते हैं, बदसलूकी की आशंका हो सकती है। इसके मद्देनजर पुलिस का सारा फोकस फिलहाल यह है कि हेराल्ड बिल्डिंग के अंदर घुसने ना पाए प्रदर्शनकारी। कोशिश हुई थी, पुलिस ने वहां से हटा दिया और अभी फिलहाल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जो है वो कहीं ना कहीं एक रस्साकशी चल रही है। प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस उन्हें हटाने की और पीछे करने की कोशिश कर रही है, लेकिन चूंकि ये कोई प्रदर्शन स्थल है नहीं, यहाँ पर पुलिस की बसें नहीं है और इनको अभी तक हिरासत में लेने में पुलिस जो है वो कामयाब नहीं हो पाई है। जैनेंद्र, क्या ट्रैफिक जाम भी आप देख रहे हैं यहाँ पर आसपास? ये किस तरीके, कौन सी रोड्स हैं जो जोड़ती हैं? क्योंकि जब इस तरीके की भीड़ एकत्रित होती है तो दिल्ली में सबसे बड़ी जो समस्या खड़ी हो जाती है वो ट्रैफिक जाम की हो जाती है। देखिए, बिल्कुल फिलहाल ये जो प्रदर्शन है ये बहादुर शाह जफर मार्ग से सटा हुआ ये जो सर्विस लेन है जिससे सटा हुआ ये हेराल्ड हाउस का दफ्तर है उसमें चल रहा है। तो फिलहाल आने जाने वाले पैदल लोगों को तो दिक्कत हो रही है, लेकिन जो मुख्य मार्ग है उसके ट्रैफिक पर कोई असर नहीं पड़ा है और ये एक बड़ी सी होर्डिंग लेकर के, बड़ा सा बैनर लेकर के फिलहाल ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं और एक बार फिर पुलिस इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है।
लेकिन पुलिस की तैयारी नाकाफी है। शायद अंदाजा नहीं रहा हो प्रशासन को कि यहाँ पर प्रदर्शन हो सकता है, और यही वजह है कि प्रदर्शनकारी जब अचानक यहाँ पर आए हैं तो पुलिस को शायद समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें रास्ते से कैसे हटाएं, रास्ता कैसे खाली कराएं। और यही वजह है कि बीते तकरीबन आधे घंटे से यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और जो कुछ पुलिसकर्मी, चूंकि ये पासपोर्ट ऑफिस है, यहाँ पर वैसे भी पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जो जवान है वो तैनात रहते हैं, वही लोग भीड़ हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत कामयाबी जो है वो नहीं मिल पा रही है। शोभना, तो जैनेंद्र में लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हेराल्ड हाउस से, जहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन, ईडी के छापे चल रहे हैं हेराल्ड हाउस में, और उसी को लेकर ये गुस्सा, ये नाराजगी। इससे पहले राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी, सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी, और आज लगभग 10 ठिकानों पर ईडी की ये रेड चल रही है। ईडी की रेड की खबर मिलते ही ये कांग्रेसी कार्यकर्ता हेराल्ड हाउस के बाहर एकत्रित होने लगे, इकट्ठा होने लगे, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है इनको तितर बितर करने के लिए। ये तस्वीरें एबीपी न्यूज पर हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन बौखलाया हुआ है। चीन ताइवान के ठीक सामने लंबी दूरी तक मार करने वाली टैंकों को तैनात कर रहा है। ये टैंक शियामेन बीच पर तैनात किए गए हैं, जो ताइवान के ठीक सामने है। चीन की सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। तो नैन्सी पेलोसी के दौरे से ठीक पहले चीन ने शियामेन में टैंकों की तैनाती की, और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। आज रात नैन्सी पेलोसी को ताइवान पहुंचना है। चीन लगातार इस दौरे का विरोध कर रहा है, उसके बावजूद नैन्सी पेलोसी का ये दौरा पहले से तय है और वो वहां पहुंचेंगी। चीन के कई युद्धपोत ताइवान सीमा पर पहुंच रहे हैं। उधर ताइवान कह रहा है कि नैन्सी पेलोसी की सुरक्षा में वो भी जेट विमानों को तैनात करेगा। तो नैन्सी पेलोसी आज ताइवान पहुंचेंगी, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चीन बौखलाया हुआ है पेलोसी के इस ताइवान दौरे को लेकर, और चीन ताइवान के ठीक सामने लंबी दूरी तक मार करने वाले टैंकों को तैनात कर रहा है। कैसे मायने इसके निकाले जाएं? क्या टेंशन इतना बढ़ गया है कि इस तरीके के टैंकों की तैनाती की जा रही है? सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें खूब तेजी से वायरल हो रही हैं। ये टैंक शियामेन बीच पर तैनात किए जा रहे हैं, जो ताइवान के ठीक सामने है। चीन के सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। तो ट्रेन से इन टैंकों को पहुंचाया जा रहा है। ताइवान के नाम पर बढ़ रही है तनातनी। चीन कर रहा है इन टैंक्स की तैनाती। जो बीच हैं उन पर टैंकों की तैनाती की जा रही है। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। प्रणय उपाध्याय, चीन अपने टैंक्स की तैनाती कर रहा है, उधर ताइवान कह रहा है कि नैन्सी पेलोसी के बचाव में या कहिए उनकी सुरक्षा में हम भी जेट्स को तैनात करेंगे। ये तो माहौल खराब होने वाली बात है ना। एक तरीके से अभी तक रशिया अमेरिका से नाराज था, अब चीन ने भी खुलकर मुखर तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया है। देखिए, चीन के विरोध का जहां तक सवाल है, ये आप देख सकते हैं बीच के ऊपर जहां लोग खड़े हुए हैं वहां टैंकों को तैनात करके कहीं ना कहीं एक पॉस्चर दिखाने की कोशिश ज़्यादा है बजाय कि किसी सीरियस कार्रवाई के, क्योंकि वहां पर लोग अपने कैमरों से टैंकों की तस्वीर खींचते हुए नजर आ सकते हैं। ये लोगों को भी ऐसा लगता है कि पता नहीं था कि यहाँ अचानक से टैंक आ जाएंगे। ये फुजियान प्रांत की तस्वीरें हैं। पिंगतांग का वो इलाका है जहाँ पर लाइव फायर डेमोन्स्ट्रेशन की एक्सरसाइज चीन कर रहा है। ऐसे समय में कर रहा है जबकि नैन्सी पेलोसी की यात्रा होनी है, और साथ ही एक जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है दक्षिण चीन सागर के अंदर, उसको भी किया जा रहा है। और इसके लिए एक जो वार्निंग है वो इश्यू की गई है कल ही, यानी आज से 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में ये वार्निंग इशू की गई है, जब नेविगेशन रोका गया है इस पूरे इलाके के अंदर। ये तमाम चीजें शोभना बताती हैं कि चीन की तरफ से एक पॉस्चर दिखाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वो नैन्सी पेलोसी को रोकने में तमाम धमकियों के बावजूद नाकाम नजर आ रहा है। नैन्सी पेलोसी मलेशिया पहुंच चुकी हैं, और मलेशिया में अब से कुछ देर पहले उन्होंने मलेशियाई संसद के अंदर नेताओं से मुलाकात की है, और अब वो देर शाम को जब रवाना होंगी तो वो ताइवान पहुंचेंगी। ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचेंगी। ग्रैंड हयात होटल जो है वहां पर तैयारियां हो चुकी हैं, यानी चीन की इन तमाम धमकियों को दरकिनार करते हुए, नजरअंदाज करते हुए अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उनकी हाउस स्पीकर यानी अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी जो नेता हैं, महत्वपूर्ण जो नेता हैं, वो ताइवान जाएंगी। और अमेरिका ने साफ कर दिया, अब से कुछ देर पहले जब हमने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से बात की थी तो उन्होंने स्पष्ट किया कि हम तनाव नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बेवजह चीन तूल दे रहा है इस पूरे मामले को, क्योंकि ऐसा कुछ भी नया नहीं है।
अमेरिकी हाउस स्पीकर पहले भी ताइवान जा चुके हैं, अमेरिका के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स पहले भी जाते रहे हैं, इसके दौरान भी गए हैं कई। और नैन्सी पेलोसी की अगर बात की जाए तो वो तो अप्रैल में जाने वाली थी, वो तो उनको कोरोना हो गया, लेकिन उस समय ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आपको 10 सेकंड के लिए रोकूंगी। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर बताना अपने दर्शकों को बेहद जरूरी है। चीन ने ताइवान की तरफ अपने 2 युद्धपोत भेजे हैं। तो प्रणय, कुल मिलाकर ये जो माहौल है इसमें टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बड़ी खबर हमें ये मिल रही है कि चीन ने ताइवान की तरफ 2 युद्धपोत भेजे। लगातार आप ये कह रहे हैं कि ये पोज किया जा रहा है, ये एक तरीके से पोस्टरिंग की जा रही है, ये दुनिया को बताया जा रहा है कि चीन जो है इसको, इस दौरे को हल्के में नहीं लेगा। प्रणय, वाकई में चीन इसको मिलिटरीली सॉल्व करने या मिलिटरीली कोई एक्शन उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि इससे तनाव और बढ़ेगा। और अगर दक्षिण चीन सागर और ईस्ट चाइना सी की अगर हम बात करें तो इस समय में जहां अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन वहां पर मौजूद है, चांसलर विले वहां मौजूद हैं, इसके अलावा अमेरिका के कई जो युद्धपोत हैं 7th फ्लीट के, वो इंडो पैकॉम ने वहां तैनात कर रखे हैं। साथ ही अगर चीन ने भी इस तरफ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे हैं या अपने जहाजों को तैनात किया है तो निश्चित रूप से तनाव बढ़ता है। अगर अमेरिकी युद्धक विमानों के साथ साथ चीन के युद्धक विमान J-16 इस पूरे इलाके के अंदर उड़ान भर रहे हैं तो तनाव निश्चित रूप से बढ़ता है। और ऐसे में जबकि दोनों तरफ से सेनाएं तैनात हों, दोनों तरफ से अगर जंगी बेड़े तैनात हों, तो ऐसे में इस चीज की रिस्क जरूर बढ़ जाती है शोभना, कि जरा सी गलती युद्ध की आंच को भड़का सकती है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है रूस और यूक्रेन का मामला अभी तक सुलझा नहीं है। आप देख ही रहे हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं। अब चीन और ताइवान आमने सामने आ जाते हैं, जिसके पीछे ताइवान के पीछे अमेरिका है, तो कहीं ना कहीं ये तनाव लगातार बरकरार है। और हम बता दें कि नैन्सी पेलोसी की यात्रा को लेकर चीन लगातार धमकियां दे रहा है, ताइवान भी जवाब दे रहा है लगातार। नैन्सी की सुरक्षा के लिए ताइवान ने 8 मिराज 2000 फाइटर जेट को तैनात कर दिया है। ये विमान नैन्सी को ताइवान की हवाई सीमा में एस्कॉर्ट करेंगे। तो प्रणय, जिस तरीके के तनाव की हम लगातार बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं दोनों ही तरफ से किस तरीके से अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। ताइवान कह रहा है कि साहब हम नैन्सी पेलोसी को सुरक्षा दे रहे हैं, चीन कह रहा है कि इस दौरे को आप रद्द कीजिए, नहीं तो हम इस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो वर्ल्ड पावर्स की हम बात करें, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चीन हो, गुंडागर्दी है। देखिए, इस तरीके का तो नहीं कहा जा सकता गुंडागर्दी है, लेकिन गलत शब्द हो सकता है दो बड़े देशों के लिए, 3 बड़े देशों के लिए, लेकिन कुल मिलाकर दादागिरी तो है ये। प्रणय, देखिए, बिग पावर्स अपने तरीके से चीज़ों को असर्ट करते हैं और वही यहाँ पे नज़र आ रहा है। असली मुद्दा इस चीज़ को लेकर है, फ्री और फेयर जो तरीका है उससे इंडो पैसिफिक के अंदर चीज़ें चलनी चाहिए। जहाँ तक ताइवान का सवाल है, अमेरिका ये कहता रहा है कि वो 1 चाइना पॉलिसी में बिलीव करता है, वो ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपना शासन व्यवस्था चला रहा है। और चीन अगर जोर जबरदस्ती के तरीके से बॉर्डर्स को चेंज करना चाहता है, चीन अगर जबरदस्ती सैन्य ताकत का जोर दिखाकर ताइवान को अपने में शामिल करना चाहता है तो ये ठीक नहीं होगा। और ताइवान स्ट्रेट की आप देखें, ताइवान और चीन के मेनलैंड के बीच में जो ताइवान स्ट्रेट है, जलडमरू मध्य है, वहां से कारोबार होता है, वहां से नेविगेशन होता है। साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का मामला है जो कि अनक्लॉज में भी सेटल हो चुका है। ऐसे में चाइना की जो हेजिमनी है, चाइना की जो पूरी कोशिश होती है कि वो अपना दायरा बढ़ा रहा है, विस्तारवादी जो उसकी नीति है, उसको लेकर बहुत सारे देशों की चिंता है, भारत की अपनी चुनौतियां हैं इस पूरे मामले को लेकर, और यही वजह है कि इसे चैलेंज किया जा रहा है। अगर नैन्सी पेलोसी वहां पे जाती हैं, उनके विमान को एस्कॉर्ट करके अमेरिकी विमान जाते हैं, उनको रिसीव करते हैं ताइवान के विमान, तो ऐसे में ये तेवर दिखाते हुए चीन के विमान अगर ये चुनौती देने की कोशिश करते हैं कि वो नैन्सी पेलोसी के विमान को मार गिरा सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक फ्लैश पॉइंट होगा और ये टकराव बहुत खतरनाक मोड़ पे जा सकता है अगर इस तरह से आगे बढ़ता है तो ये तस्वीरें भी बहुत अहम हो जाती हैं। प्रणय हमें अहम जानकारी भी दे रहे हैं कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है और ताइवान में नैन्सी का इंतजार चल रहा है। तट पर तैनात करे जा रहे हैं टैंक चीन के द्वारा, ताइवान के लड़ाकू विमान भी पूरी तरीके से हवाई सीमा में अपने चक्कर लगाते हुए देखे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नैन्सी पेलोसी को सुरक्षा प्रदान करेंगे। दीपक मोरा पूर्व राजनयिक है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस समय हमारे साथ प्रणय बने हुए हैं। प्रणय, लेकिन पूरी दुनिया के लिए इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो बेहद चिंताजनक हैं।
आप देख ही रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच किस तरीके का विवाद चल रहा है। अगर ताइवान अपने जेट तैनात कर रहा है, ताइवान बहुत ही छोटी ताकत है, इनफैक्ट ताकत ही नहीं है वो चीन के सामने कोई। उधर चीन के टैंक्स तैनात हो रहे हैं, भले ही ये पोस्चरिंग की कोशिश है चीन की तरफ से, दुनिया को संदेश देने की कोशिश है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक दुनिया के लिए, खासतौर पर भारत के लिए। इसको कैसे आप चिंताजनक मानते हैं? बिल्कुल शोभना, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बेहद चिंताजनक है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच में अगर किसी तरीके का सीधा टकराव बनता है या चीन इसी बहाने ताइवान पर कब्जा करने के लिए या ताइवान को अपने में मिलाने के जो उसके पुराने मंसूबे या प्लान्स हैं उन पर आगे बढ़ता है, तो एक नया फ्लैश पॉइंट बनेगा। अगर साउथ चाइना सी में, ईस्ट एशिया के अंदर एक नया कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है, तो ऐसे में जबकि रूस यूक्रेन संकट के दबाव से दुनिया अभी भी नहीं उभर पाई है, उसके कारण खाद्यान्न संकट दुनिया के कई देशों के अंदर महसूस किया जा रहा है, सप्लाई लाइन डिसरप्ट हुई है, तो ऐसे में अगर ईस्ट एशिया के अंदर एक नया संकट खड़ा होता है, अगर इस तरीके से तनाव और फ्लैश पॉइंट बनता है जिससे कि ट्रेड प्रभावित होगा, सप्लाई चेन प्रभावित होंगी, दुनिया भर के अंदर एक नया संकट खड़ा होगा, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा चिंता न केवल भारत के लिए होगी बल्कि एशिया और तमाम मुल्कों के लिए एक बड़ी चिंता होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दो देशों के युद्ध से किसी का भला नहीं होता। यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है, आप समझ सकते हैं देश में खाद्य संकट दुनिया में पैदा हो गया है। गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादन जो है वो यूक्रेन से आता है। हमारे साथ दीपक वोरा जी भी जुड़ेंगे, पूर्व राजनयिक हैं, उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से ताइवान ने अपनी सेना और चीन ने अपनी सेना आमने सामने कर दी है, क्या युद्ध के मोर्चे की तरफ बढ़ रहे हैं ये दोनों देश? इस समय की बड़ी खबर यही है कि नैन्सी पेलोसी मलेशिया पहुंच चुकी हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखा दें। 4 दिवसीय एशियाई देशों के दौरे पर हैं नैन्सी पेलोसी और अब मलेशिया से निकलकर वो ताइवान पहुंचेंगी, जिसको लेकर चीन अपना कड़ा रुख दिखा रहा है। चीन लगातार इस दौरे का विरोध कर रहा है। उधर ताइवान ने भी अपने जेट विमान जो है वो नैन्सी पेलोसी की सुरक्षा के नाम पर तैनात कर दिए। तो ये तस्वीर मलेशिया से नैन्सी पेलोसी की आप देख सकती हैं। और अब ताइवान का दौरा, इस मलेशिया के दौरे के बाद जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और मलेशिया के बाद ये दौरा जो है वो ताइवान में भी जाना है उनको। अभी फिलहाल मलेशिया पहुंची हुई है। 4 दिवसीय दौरे पर है नैन्सी पेलोसी एशियाई देशों के। और मैं रुख करना चाहूंगी अब हमारे साथ दीपक वोरा जी जो कि पूर्व राजनयिक है वो जुड़ रहे हैं। दीपक वोरा जी, ये तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, नैन्सी पेलोसी मलेशिया पहुंच चुकी हैं और अब वो वहां से निकलकर ताइवान पहुंचेंगी और इसी को लेकर पूरा संकट खड़ा हो गया है दुनिया के सामने। चीन ने अपने टैंक्स लगा दिए हैं, अपने जेट विमान उड़ान भर रहे हैं उनकी सीमा में, इधर ताइवान के जेट विमान अपनी सीमा में उड़ान भर रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं एक संकट भरी तस्वीरें हैं जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है, खासतौर पर भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता। आभारी हूं, आपने शानदार अपने चैनल पर मुझे मौका दिया आपसे बातचीत करने का, आपसे सीखने का। आपके बाकी जो विशेषज्ञ हैं, चिंता है लेकिन डरने की बात नहीं है। क्यों? चीन चाहता क्या है ताइवान के साथ? मैम, एयरफोर्स, एक चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के एक जनरल साहब थे, कियाओ लियांग, मैं उनको जानता हूं, 1999 में किताब लिखी थी किस तरह से चीन अमेरिका को बर्बाद करेगा। और अभी 2 साल पहले उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि चीन की प्रायोरिटी क्या है, वो है डेवलपमेंट, रिजुविनेशन ऑफ द चाइनीज नेशन। उन्होंने कहा ताइवान को भूल जाइए, क्योंकि अगर ताइवान पे आपने कुछ किया, पंगा लेने की कोशिश की, तो अमेरिकन डॉलर की ताकत चीन को बर्बाद कर देगी। सारे देश मिलकर सैंक्शंस लगाएंगे और जितना चीन ने प्रोग्रेस किया है पिछले 2 दशकों में वो खत्म हो जाएगा। उन्होंने यही कहा था, मत करिए क्योंकि आप लोग बुरी तरह से मारे जाएंगे। मुझे लगता है कि यही होगा। चाइना में दम नहीं है कि वो नैन्सी पेलोसी के हवाई जहाज पे कोई हमला करे। हाँ, दुनिया के लिए चिंता का कि इस समय बातचीत चल रही है, माहौल है, लेकिन जो होने वाला है, मैं मुझे 50 साल हो गए डिप्लोमेसी में, क्या होगा? एक समझौता किया जाएगा, चीन बोलेगा अच्छा दोबारा मत करना, अमेरिका कहेगा जी हम क्या करें, ये किसी की बात सुनती नहीं है, ये आ गई है, बोले अच्छा अगली बार ये वहां पर नहीं आएगी। समझौता होगा। जंग करना चीन के हक में नहीं है। मैम, चीन की मेंटालिटी है एक बेईमान बिजनेस पर्सन की, और मैं अंग्रेजी में कहता हूं उनका मोटिव यह है टू डू एनीथिंग और टू डू नथिंग इन ऑर्डर टू मेक मनी। यही है चीन का। जी, दीपक वोरा जी, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। वो अभी तक इसी बात को कह रहे थे कि ये चीन जो है सिर्फ पोस्चरिंग कर रहा है। अभी तक तो चीन से कोई खबर कभी किसी देश को मिल नहीं पाती थी। पूरा का पूरा कोरोना फैल गया, इतना लेट दुनिया को पता चला कि इसमें चीन का हाथ है और चीन में शुरुआत हुई। और अब इस तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तो कुल मिलाकर जैसा कि आप भी कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पोस्चरिंग है, इसके अलावा इसके आगे कुछ भी नहीं।
देखिए पॉस्चरिंग निश्चित रूप से Absolutely, महत्वपूर्ण बिल्कुल सही कहा। जी आपके सहयोगी ने सही कहा है, पॉस्चरिंग है। चीन में दम नहीं है मैम। गालवान में उसके दांत हमने तोड़ दिए हैं। नैन्सी पेलोसी वहां पर जा रही है। बहुत सी चीजें हो गई। जो वायरस 2 साल से विदेशों से काम कर रही थी, अब वो वर्क फ्रॉम होम में आ गई है, वापस आ गई है, लॉकडाउन लगा रहे हैं। चीन इस समय घबराया हुआ है और ये टिंग टोंग डिंगलिंग पिंगलिंग जो भी है वहां का लीडर, उसको पता है कि मेरी स्थिति अब बहुत नाजुक है, वो कुछ नहीं करेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दीपक वोरा जी, आपने एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकाला। प्रणय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के साथ ये अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।